और अकस्मात इनका चले जाना जो है हम सब के लिए और इस भारत देश के लिए जो है एक महान क्षति है। इसकी भरपाई करना बहुत मुश्किल है। कॉमरेड सीताराम के सैक्रिफाइस नहीं भूलेगी ऐसे भाई। आज की तारीख में जिस तरह के स्ट्रगल की जरूरत हिंदुस्तान को है, उस तरह के स्ट्रगल के लिए संघर्षों के साथ साथ जो है अध्ययन करना बहुत जरूरी है। अलग अलग दौर में अलग अलग परिस्थितियों में जो है को इन्होंने एक मजबूत काम जो है कि उस इन सारी इस विचार को हम अपने लाइफ में मद्देनजर रखकर इसको आगे बढ़ाने की कोशिश करें। आपकी सीताराम येचुरी की मृत्यु से न केवल हमारी पार्टी बल्कि देश की राजनीति को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। कॉमरेड सीताराम येचुरी अमर रहे। कॉमरेड सीताराम येचुरी अमर रहे। सीताराम येचुरी को लाल सलाम। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी की जोगिंद्रनगर इकाई के द्वारा आज जोगिंद्रनगर में शोक सभा आयोजित की गई कॉमरेड सीताराम येचुरी की स्मृति में। इस शोक सभा में मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के लोकल कमेटी के तमाम नेता कार्यकर्ता, उसके साथ साथ छात्र, नौजवान, किसान, मजदूर शामिल हुए थे और इसमें हमने कुछ और लोगों को बुलाया। इसमें जो है कांग्रेस पार्टी के जो उपाध्यक्ष है मंडी जिला के, उन्होंने अपनी पार्टी की तरफ से विशाल परमार जी ने वो शोक व्यक्त किया। हमारे जो महबूब नेता कॉमरेड सीताराम येचुरी जो है हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उनकी प्रेरणा, उनका विचार, उनका इस देश की एकता, अखंडता, धर्मनिरपेक्षता, लोकतंत्र के लिए जो उनका योगदान है और उसके साथ साथ हमारी पार्टी को आगे ले जाने में और एक वैचारिक दिशा हर मामले में जो इनका योगदान रहा है उसको कभी भुलाया नहीं जा सकता है। इम्पोर्टेंट बात यह है जो आप सब ने सुना होगा कि कॉमरेड सीताराम येचुरी ने अपनी देहदान का फैसला लिया था मरणोपरांत, ताकि उनका जो शरीर है उसकी अंत्येष्टि न करके उसको जो है एम्स हॉस्पिटल को दिया जाए, ताकि जो नए छात्र पढ़ाई करते हैं डॉक्टरी की उनके काम उनका शरीर आए और जो वरिष्ठ डॉक्टर्स हैं वो फर्दर रिसर्च के लिए जो उनका शरीर उनके काम आए, ताकि फर्दर जो है मानव कल्याण के लिए जो है काम हो सके। तो एक ऐसा नेता जिसने अपने जीते जी कई उदाहरण प्रस्तुत किए और अपनी मृत्यु के बाद भी जो एक उदाहरण प्रस्तुत किया, ये हम सब के लिए गर्व की बात है कि हमारे नेता थे। गन्ना के इलाके से थे, मद्रास में जन्म हुआ, पिता इंजीनियर थे, माता जी भी सरकारी कर्मचारी अधिकारी थी और शुरुआती स्तर से बहुत मेधावी छात्र थे। जब इन्होंने पढ़ाई की हैदराबाद से तो उसमें भी फर्स्ट आए। उसके बाद ये जैसा बताया कि आपको कि दिल्ली जो है शिफ्ट हुए और वहाँ पर जो है रेजिडेंस जो स्कूल है नई दिल्ली में उसमें दाखिला लिया और वहाँ पर हायर सेकेंडरी में जो है ये CBSE के जो परीक्षा है उसमें पूरे देश में जो है प्रथम आए। उसके बाद सेंट स्टीफन कॉलेज में इन्होंने ग्रेजुएशन की इकोनॉमिक्स ऑनर्स में और वहाँ पर गोल्ड मेडल हासिल किया। इनकी फिर वो जो है फर्स्ट आए पूरी यूनिवर्सिटी में और उसके बाद जो है इन्होंने MA की अर्थशास्त्र में ही JNU से और अर्थशास्त्र में MA करने के बाद उन्होंने जो है PhD में दाखिला लिया था JNU में, लेकिन इमरजेंसी के दौरान जो है इमरजेंसी का विरोध करते हुए इनको गिरफ्तार किया गया, जिस कारण से अपनी PhD पूरी नहीं कर पाए। इनकी जीवन से जुड़े बहुत सारे मुद्दे जो हम सबको इंस्पायर करते हैं। पहली बात यह है कि जब JNU में आए तो सन 1974 में ये SFI उन्होंने ज्वाइन की और 1976 में ये CPIM के सदस्य बने। ये 3 बार जो है जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के अध्यक्ष निर्वाचित हुए और जब अध्यक्ष चुने गए थे, आप सबको पता है कि हमारे देश के अंदर इमरजेंसी लगी थी 1975 में। इंदिरा गांधी जी जब हमारे देश की प्रधानमंत्री थी और उसके बाद जब इंदिरा गांधी जी चांसलर भी थी उस यूनिवर्सिटी की, तब तक की प्रथा थी कि जो जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी है उसके चांसलर जो है प्रधानमंत्री होते, इंदिरा गांधी जी उसके चांसलर थे। तो जब इमरजेंसी लगी थी 2-3 बार जो है JNU को बंद किया गया। तो ये तब निर्वाचित अध्यक्ष थे JNU के और इन्होंने तय किया कि हम जो है वहां पर जाएंगे इंदिरा जी के आवास में और वहां पर जो है जो हमारा प्रस्ताव है इंदिरा गांधी जी को इस्तीफा देना चाहिए चांसलर के पद से, हम वहां पर सौंपेंगे। जब वहां पर गए तो देखा कोई नहीं था, तो इन्होंने जो है जो छात्र भी थे, बहुत सारे छात्र गए थे, उन्होंने दीवार में जो है को चिपका दिया
जो एक तरह का प्रस्ताव था उनके इस्तीफे की मांग का। तो तब वहीं पे जो है कांग्रेस के कोई नेता आने की क्या बात है, उन्होंने बोला कि हम ऐसे सकते न्याय लगे रोकी आप। तो वो अंदर गए और तब इंदिरा जी का जो है वहां से ये संदेश आया कि नहीं उनको रोको और उनको बोलो अंदर आओ। तो जब 3-4 लोग अंदर जा रहे थे, सीताराम येचुरी ने बोला कि नहीं या तो सब जाएंगे अंदर या कोई नहीं जाएगा अंदर बातचीत करने के लिए। तो 400-500 छात्र थे। फिर इंदिरा जी का फिर संदेश आया कि नहीं सबको बुलाओ। अंदर के इंदिरा गांधी उनकी बगल में खड़ी हुई और तब जो है उन्होंने बोला इंदिरा गांधी को ज्ञापन दिया। इंदिरा गांधी ने बोला कि आप इसको पढ़ो और सीताराम येचुरी ने वो जो प्रस्ताव वहां पर पढ़ा इंदिरा जी के सामने। और आप सबको मालूम है कि इंदिरा जी का जो व्यक्तित्व था, जिस तरीके का उनका रुतबा था, वो आज भी शायद किसी और का नहीं है हमारे देश में प्रधानमंत्री के तौर पर। तो इंदिरा जी के सामने जो है उन्होंने वो प्रस्ताव पढ़ा और इंदिरा जी ने उनको कहा कि आपने जो इमरजेंसी लगाई वो गलत थी, हम उस इमरजेंसी का विरोध करते हैं। उस इमरजेंसी से ये समस्याएं पैदा हुई, लोगों को तकलीफ हुई और हमारी मांग है कि आप जो है चांसलर के पद से इस्तीफा दे दें। और उसके बाद इंदिरा जी ने उस पूरी बात को, उस प्रस्ताव को सुना। सीताराम येचुरी ने इंदिरा जी के सामने प्रस्ताव पढ़ा और इंदिरा गांधी ने जो कुछ दिनों बाद इस्तीफा भी दे दिया। इस वृत्तांत का जिक्र बहुत हो रहा है सोशल मीडिया में और इसमें सिर्फ सीताराम येचुरी का ही जिक्र नहीं हो रहा है, इसमें इंदिरा गांधी का जिक्र हो रहा है कि वो दौर और आज का दौर। आज अगर आप किसी मुख्यमंत्री को, किसी प्रधानमंत्री का इस्तीफा मांगे जाएंगे तो गुंडे भेज करके या तो आपके ऊपर हमला करेंगे या फिर पुलिस के माध्यम से आपको जो है खदेड़ दिया जाएगा। लेकिन यहाँ पर इंदिरा जी का एक दूसरा पहलू भी सामने आता है जिसके बारे में खूब चर्चा हुई है कि इंदिरा जी ने उनको बुलाया अंदर और बोला कि नहीं आप पढ़ो इसको। इंदिरा जी के सामने सीताराम येचुरी ने उनके इस्तीफे की मांग की, उनका जो आपातकाल था उसका विरोध किया और हमारी मांग की है कि आप इस्तीफा दो और इंदिरा जी ने जो है उसके बाद इस्तीफा दिया। तो ये एक हमारे देश का जो लोकतंत्र है उसकी खूबसूरती को भी दिखाता है। आज नरेंद्र मोदी के खिलाफ अगर कोई नारा भी लगाना चाहेगा तो आपको पता है कि किस तरीके से जो है लाखों लाख उनके जो एक तरह के गुर्गे हो किस तरीके से गालियां देना शुरू कर देते हैं। उसके साथ साथियों सीताराम येचुरी पीएचडी पूरी नहीं कर पाए, लेकिन उसके बाद 1975 में वो जो है सीपीए के मेंबर बन गए थे और 1984 में वो एसएफआई के अखिल भारतीय अध्यक्ष चुने गए। हिंदुस्तान में वैज्ञानिक, जनवादी, प्रगतिशील छात्र आंदोलन को आगे ले जाने में जितना योगदान सीताराम येचुरी का है उतना शायद किसी का हो। मतलब उन्होंने बहुत बेहतर तरीके से लीड किया। 1978 में 79 में वो जो है ऑल इंडिया ज्वाइंट सेक्रेटरी थे और 1994 में वो एसएफआई के अध्यक्ष बने। और उसके बाद बहुत छोटी उम्र में सीपीएम की सेंट्रल कमेटी में चुने गए 1985 में। 1990 में सेंट्रल सेक्रेटरीट में चुने गए और 1992 में जब सीपीएम की 14वीं कांग्रेस हुई, यानी कि जो महाधिवेशन होता है हमारा राष्ट्रीय, उसको कांग्रेस बोलते हैं, राष्ट्रीय कांग्रेस। जब वो 14वीं कांग्रेस हुई तो उसमें जो है इनको पॉलिट ब्यूरो मेंबर चुना गया और 2015 में इनको जो है महासचिव चुना गया। 18 में फिर महासचिव चुना गया, 22 में फिर महासचिव चुना गया और 3 बार लगातार महासचिव थे। अपने जीवन पर्यंत यानी कि आखिरी सांस जब उन्होंने ली तब ये हमारी पार्टी के महासचिव थे। देश के बारे में बारीकी से जो समझ थी सीताराम येचुरी की, उसके जो है बहुत सारे नेता कायल थे, ये कांग्रेस पार्टी के नेता ने बोला। और उसके साथ साथ 1996 में जब ये संयुक्त मोर्चा सरकार बनी, उसको शेप देने में, उसका जो ड्राफ्ट था कॉमन मिनिमम प्रोग्राम, उसको ड्राफ्ट करने में उनका कंट्रीब्यूशन रहा। अभी जो देश के अंदर जिस तरीके की सांप्रदायिकता की राजनीति चल रही है, तानाशाही चल रही है, अघोषित तानाशाही, सारे के सारी जो हमारी संस्था है उनको कमजोर किया जा रहा है, जो जांच एजेंसियों का दुरुपयोग किया जा रहा है, चुने हुए जो मुख्यमंत्री को जेलों में बंद किया जा रहा है, पूरे लोकतंत्र को जो तहस किया जा रहा है। ऐसे वक्त में जो इंडिया गठबंधन बड़ा, उस इंडिया गठबंधन को शेप देने में भी जो है सीताराम येचुरी की अहम भूमिका रही है। और इसलिए आज हर जो नेता है विपक्ष का, चाहे सोनिया गांधी है, चाहे वो आम आदमी पार्टी के नेता है, जनता दल सेक्युलर के हैं, इवन जो जनता दल यूनाइटेड के लोग हैं या जो समाजवादी पार्टी के हैं, एनसीपी के हैं, सारे के सारे लोग जो है ये प्रेज कर रहे हैं कि
इन जैसा सूझवान कोई और नहीं देखा राजनीति में। वे जो पोलाइट रहते थे हर एक के साथ, और इसलिए कोई भी जो है उनके पास अप्रोच कर सकता था, बात कर सकता था। सौम्य व्यवहार, सरल व्यवहार, सरलता, उसके साथ साथ उनका जो सादा जीवन था, और एक बहुत बड़े जो है वो इंटेलेक्चुअल थे, इसमें कोई दो राय नहीं है। और ना केवल हमारे मुल्क के अंदर, दुनिया के अंदर भी जो है बहुत सारे लोग उनकी बहुत इज्जत करते थे, और हिंदुस्तान को जो है उसका नाम दुनिया में रोशन करने में उनका योगदान रहा है। अलग अलग मंचों पे जो उनको भेजा जाता था। इसीलिए तो साथियों, मैं ये कहना चाहता हूं, मार्क्सवाद लेनिनवाद के सिद्धांतों से परिपूर्ण होकर के एक नौजवान ने ख्वाब देखा था इस देश के अंदर कि हमारा देश में वैज्ञानिक समाजवाद होना चाहिए, जिसका सपना कभी जो भगत सिंह ने देखा था 23 साल की उम्र में, जो फांसी का फंदा चूम गए थे। और हम सब लोग इस धारा में आए, SFI में जब हम लोग आए, हम भी उन सपनों से प्रेरित होकर आए जो आजादी के दौरान हमारे शहीदों के सपने थे। आजादी के दौरान जो असंख्य लोगों ने कुर्बानियां दी, उनका जो सपना था कि आजाद भारत ऐसा होना चाहिए, उन्हीं सपनों से प्रेरित होकर के हम आए। और हमसे पहले जो सीताराम येचुरी उससे प्रेरित होकर के आए। तो ये हमारी जिम्मेदारी बनती है कि उस समानता पर आधारित समाज को कायम करने के लिए धर्मनिरपेक्ष जो हमारे संविधान का आत्मा है, जो हमारे संविधान की प्रस्तावना में है, इंडिया इज ए सोवरेन सेक्युलर सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, इट इज अवर प्राइम ड्यूटी कि हम जो है अपने देश की उस आत्मा को बचाने के लिए जो है हम आगे आए, और हम जो है इस विचार को, इस धारा को आगे लेकर जाए, जिस विचार का आज पूरी दुनिया जो है वो प्रेज कर रही है, प्रशंसा कर रही है सीताराम येचुरी के जाने के बाद भी। आपने कपिल सिब्बल जी का भाषण सुना होगा, आपने जो है अलग अलग लोगों का, अलग अलग पार्टियों के लोगों का भाषण सुना होगा। आज सारे सोशल मीडिया में जो वायरल हो रहे हैं, आप उनको देखो, सबकी क्या राय है। और आज सब बोल रहे हैं कि इस देश में अगर कम्युनिस्ट धारा ना होती तो शायद ये देश की शेप जो है दूसरी होती है। खागे होते जो आज सत्ता में बैठे हुए लोग हैं दिल्ली में, ये इस देश के ढांचे को कैसे ऐसे करके होते हैं। इसीलिए आप देखते हैं कि हिमाचल प्रदेश के अंदर जो रोजाना हो रहा है, एक दो लोगों के बीच में झगड़ा हुआ सुमटी के पास सागे, और उसमें एक पक्ष जो है मुस्लिम, दूसरे जो है हिंदू, और उस झगड़े को जो है किस रूप में रातों रात जो है ये प्रचार किया गया कि वो जो मुसलमान जिन्होंने झगड़ा किया वो तो जो है उनको शरण दी गई है वहां पर सिजौली के मस्जिद में। तो वहां जो है कुछ लोगों ने उनको मोबिलाइज किया, और अनफॉर्चुनेटली वो सिर्फ भाजपा के लोग थे, बल्कि दूसरे भी थे जो सत्ता में बैठे, उनके कुछ लोग भी थे, उन्होंने मोबिलाइज किया। वो एक मस्जिद के बाहर जो उन्होंने आंदोलन शुरू कर दिया कि ये मस्जिद तो अवैध है, बस भाजपा को जो है उतना ही चाहिए था। उसके बाद वो खुद जानते हैं कि आगे क्या करना है। और जो RSS है, भाजपा है, वो हमेशा इस देश के अंदर वो जो है तनाव पैदा करती है, घृणा पैदा करती है समुदाय विशेष के खिलाफ, और जब वो नहीं होते तो दलितों के खिलाफ। और ये जो संगठन 1920 में बड़ा विश्व हिंदू परिषद, हिंदू महासभा, और 1925 में जो RSS हमारे मुल्क के अंदर बनी, उसका तो आजादी के आंदोलन कोई योगदान नहीं है। जो गदर पार्टी थी उसमें कोई RSS का आदमी नहीं रहा कभी। जो असहयोग आंदोलन गांधी जी ने शुरू किया उसमें कभी RSS ने भाग नहीं लिया। जो भारत छोड़ो आंदोलन हुआ उसमें तो RSS की कोई भूमिका नहीं है। तो जिन लोगों का आजादी के संघर्ष में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, वो आज जो है सबको गालियां देते हैं, कम्युनिस्टों को, कांग्रेस को, बाकी सबको, कि तुम देश छोड़िए, तुम देश छोड़ के चल जाओ, और बोलते हमें देशभक्त। तो ये जो सारा कुछ हमारे देश के अंदर हो रहा है, इसको समझना जरूरी है। और इसलिए आज के दौर में सीताराम येचुरी जैसे लोगों का होना बहुत जरूरी था, इस धर्मनिरपेक्ष विचार को आगे ले जाने के लिए, इस जनवादी विचार को आगे ले जाने के लिए। और हम ये कहते हैं कम्युनिस्ट कि जो अपने धर्म का पालन करता है और उसके साथ साथ दूसरे धर्मों को बराबर सम्मान देता है, वो धार्मिक है भाई। बाकी ये जो लोग दूसरे धर्म के खिलाफ नफरत पैदा करते हो, धार्मिक नहीं हो सकते, वो सांप्रदायिक कहलाते हैं। ये फर्क है। और इस फर्क को जो है विवेकानंद जी ने बहुत खूबसूरती से जो है चित्रित किया। जो हिंदू समाज के, हिंदू धर्म के बहुत बड़े एक नेता लेकर आए गए। उन्होंने कहा कि अगर कोई समझे कि सिर्फ उसका धर्म जो है सर्वश्रेष्ठ है और उसका धर्म जो जिंदा रहेगा, बाकी सब धर्म खत्म हो जाएंगे, तो मैं अपनी
दिल की गहराइयों से कहता हूं कि एक दिन आएगा जब सब धर्मों के झंडे पे लिखा होगा घृणा नहीं त्याग, वैमनस्य नहीं आपसी जो है सद्भाव। तो उससे सीख लेनी चाहिए, लेकिन नहीं कहते। तो आज जो हिमाचल प्रदेश के अंदर माहौल जा रहे, क्या माहौल है वो जो है हिमाचल की सरकार को भी स्टेबलाइज करना चाहते हैं। देखिए उस पर गलतियां सरकार की तरफ से हुई है, उनकी पार्टी की तरफ से भी, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अभी भी वक्त है, हिमाचल को ये तहस करना चाहते हैं। 13,000 करोड़ रुपए की इकॉनमी है हिमाचल प्रदेश की पर्यटन की। आज उस पर्यटन उद्योग के ऊपर खतरा है, कोई नहीं आएगा यहाँ पर। हमारे हिमाचल प्रदेश की पूरी सेब इकॉनमी जो है बाहर के मजदूरों के सहारे चलती है, जिससे मुस्लिम भी है। हमारे सबसे बढ़िया कारीगर है जो आपका घर बनाता है, आपका जो लकड़ी का काम करता है, आपका जो छत का काम करता है, मिस्त्री का काम करता है, वो लोग हैं। तो ये जो पूरी हमारी इकॉनमी कैसे हो जाएगी अगर ये जो उन्होंने एक मुहिम चलाई है कि यहाँ से खदेड़ा जाए। हिंदुस्तान का जो संविधान है उसका आर्टिकल 14 है, आर्टिकल 15 है, 16 है, 19 है, 21 है, 29 है, 30 है, ये सब जो है हमारे को अधिकार देते हैं अलग तरह के माइनॉरिटीज को भी। और ये जो लोग बात करते हैं ये संविधान के खिलाफ है। इसलिए साथियों आज हम ये प्रण लेना है, क्योंकि सिर्फ यहाँ पे रस्म अदायगी नहीं, हमें ये प्रण लेना है कि जो हमारा खूबसूरत संविधान है उसको बचाना है। हमारा जो धर्मनिरपेक्षता है, लोकतंत्र है, इसके ऊपर आज बहुत बड़ा खतरा है, उसको बचाना है। वही सच्ची श्रद्धांजलि होगी हमारे गवर्नमेंट के प्रति। और उसके साथ साथ ये जो वैज्ञानिक समाजवाद की विचारधारा है, जिसका सपना हर इंसान देखता है कि एक बराबरी का समाज आना चाहिए, उस पर वह अमल करना है। हमें भी ज्यादा से ज्यादा पढ़ना है, तब हम सीख पाएंगे। और इसलिए जैसा आपका तो नारा तो होता है छात्रों का, एसएफआई का खास करके, ज्वाइन एसएफआई बिकम ए कॉम्प्लीट स्टूडेंट, तो उस नारे को चरितार्थ करते तो हमको पढ़ना पड़ेगा अपने समाज के बारे में, इतिहास के बारे में, अलग अलग हमारे आजादी के आंदोलन के इतिहास के बारे में, हर विचारधारा के बारे में, दूसरों की विचारधारा के बारे में। तब आप उसको जो है चरितार्थ कर सकते हो, आप उसके ऊपर कुछ बात रख सकते हैं। और मैं खास करके गुरशरण परमार जी, हमारे भाई, इनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। ये जो अपनी पार्टी की तरफ से यहाँ पर आए और हमारे जो नेता हैं उनको श्रद्धांजलि भी उन्होंने दी, और इन्होंने जो आपके बीच में बात रखी बिल्कुल सही बातें, और उसके भी बात को अमल करना चाहिए। और उसके साथ साथ जो है जब अपनी बात खत्म करता हूँ इस नारे के साथ कि इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, सीताराम येचुरी को लाल सलाम, लाल सलाम, लाल सलाम। सीताराम येचुरी के सपनों को साकार करते रहेंगे, करते रहेंगे, करते रहेंगे। इन्होंने छात्र राजनीति से लेकर के अपने जीवन की अंतिम सांस तक जन सेवा में, लोगों की भलाई में उन्होंने अपना जीवन समर्पित किया। जो जनवादी और जो कम्युनिस्ट विचारधारा का जो आंदोलन है उसके वे जो ध्वजवाहक रहे, और जो पिछली जो 2016 में भी जो संसद थी उसमें उनको जो है बेस्ट सांसद का भी अवार्ड उनको दिया गया था। जहां देश में इतने सारे सांसद हैं और बड़े बड़े दलों से हैं, उन सब के बावजूद अगर एक सांसद को जो कम्युनिस्ट विचारधारा के सांसद को अगर बेस्ट पार्लियामेंटेरियन का अगर अवार्ड मिलता है तो ये निश्चय ही उनके अंदर कोई खूबी होगी, उनके अंदर कुछ ऐसी क्षमता होगी जिसको देखते हुए उनको जो है ये अवार्ड उनको मिला होगा। आज जिस तरह से देश की स्थिति है, जिस तरह से देश का माहौल खराब करने की कुछ ताकतें जो है प्रयास कर रही हैं, उसको देखते हुए इस तरह के आंदोलनों को और इस तरह के जो महान योद्धा हुए उनकी जीवनी को याद करने और उसको आत्मसात करने की जो है आज इस देश में सख्त जरूरत है। तो मैं आप जो यहाँ भावी नौजवान युवा पीढ़ी भी एसएफआई में जुड़े हुए हैं, मैं आप सब से भी मैं जरूर ये निवेदन करूंगा कि ऐसी महान विभूतियों से अगर आप उस विचारधारा के साथ सच्चे दिल से जुड़े हैं तो इनसे आप लोगों को प्रेरणा लेनी चाहिए। और मैं भी आज यहाँ पे शोक सभा में मुझे जो सम्मिलित होने का मौका आपने दिया है उसके लिए मैं आपका धन्यवाद भी करता हूँ। और मैं ये भी चाहता था कि इस तरह की महानुभूति ये जो है जो एक विचारधारा से ऊपर उठ करके इनका जो एक व्यक्तित्व था, तो और भी जो विचारधाराओं से जुड़े हुए लोग हैं उनको भी यहाँ पे इसमें शामिल होना चाहिए था। प्रहार हो रहा है, उसकी एकता और अखंडता को बनाए रखने के लिए इस समय ऐसे नेता की सख्त जरूरत थी। इस तरह से इस समय और अकस्मात इनका चले जाना जो है हम सब के लिए और इस भारत देश के लिए जो है एक महान क्षति है। इसकी भरपाई करना बहुत मुश्किल है, लेकिन हम जो यहाँ पे जैसे आप लोग कॉमरेड साथी हैं और जो लोग लगे हैं, हम लोगों ने इनसे प्रेरणा लेकर के और इनका जो अधूरा जो इनका स्वप्न रह गया और उनको जिस ये लक्ष्य को लेकर के आगे चले थे, आज हमें प्रण लेने की आवश्यकता है कि
जो लो ये जला करके गए हैं उस लो को हमें आगे लेकर के चलना है। रहे उसके बाद जो है कि फिर वो SFI के 1984 में SFI के अखिल भारतीय महासचिव भी उसके अंदर बने और फिर पूरे देश भर में छात्र आंदोलन को SFI को मजबूत करने के लिए पूरे देश भर के अंदर SFI के स्थापना के निर्माण के लिए जो है कि वो संघर्ष किया और उसके बाद धीरे धीरे फिर जो है कि वो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट के अंदर जो है कि वो सक्रिय हुए और 1992 में जो है पॉलिट ब्यूरो के अंदर और फिर 2005 में से 15 से जो है कि हमारे पार्टी के जनरल सेक्रेटरी रहे। 2005 से 2017 तक जो है कि वो राज्यसभा के जो है कि वो सांसद भी रहे। इस दौरान बहुत सारे आंदोलनों में इनकी भूमिका रही। इस पूरे देश भर में इस प्रकार से मजदूरों के, किसानों के, वंचितों के, अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा करने के लिए इस देश के अंदर जो है वह धर्मनिरपेक्षता बनाए रखने के लिए, उसके बचाव के लिए, संविधान की रक्षा करने के लिए अलग अलग दौर में अलग अलग परिस्थितियों में जो है वो इन्होंने एक मजबूत काम जो है कि इन सारी व्यवस्थाओं को लेके किया और आज भी जो है कि वो अपने अंतिम सांस तक जो है कि हमेशा जो है कि वो गरीबों, वंचितों, मजदूरों, किसानों के हकों की रक्षा करने के लिए जो है कि उनके उस संघर्षों के लिए जो है कि वो सक्रिय रहे। साथ में बताई दी है आपके बीच में सीताराम येचुरी के बारे में सारी चीजें बताई गई हैं। बहुत ही बड़ा जो योगदान था सीताराम येचुरी का, जो छात्र आंदोलन में वहाँ है और SFI उनसे प्रेरणा लेती है। SFI सीताराम येचुरी का जो योगदान है वो कभी नहीं भूलेगी और उनके विचारों को आगे ले जाते हुए शामिल करेगी। इंकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। कॉमरेड सीताराम के सैक्रिफाइस नहीं भूलेगी SFI। आज की तारीख में जिस तरह के स्ट्रगल की ज़रूरत हिंदुस्तान को है, उस तरह के स्ट्रगल के लिए संघर्षों के साथ साथ जो है अध्ययन करना बहुत ज़रूरी है। अगर हम पढ़ाई नहीं करेंगे, हम समझेंगे नहीं, तो वो जो देश को किस दिशा की तरफ ले जाना है उसके लिए उन्होंने मुझे कुछ किताबें सजेस्ट करी थी। तो आजकल मैं उन्हीं पे लगातार वो कर रहा हूँ। तो इनको मैं हमेशा याद रखूँगा, ये मेरे प्रेरणा स्रोत हैं और मेरी तरफ से साथ ही सीताराम येचुरी की मृत्यु से न केवल हमारी पार्टी बल्कि देश की राजनीति को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। कॉमरेड सीताराम येचुरी की इच्छा के अनुसार उनके पार्थिव शरीर को अहमद अस्पताल में दान किया गया है। उनके जो विचार है, जो उन्होंने अपनी लाइफ में इस विचार के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किए है और अपने इस विचार को अंतिम सांस तक इसको अपने साथ रखा। तो हम यही चाहते हैं कि जो हमारे युवा है, आने वाले सब, उनसे एक मोटिवेशन है कि इस विचार को हम अपने लाइफ में मद्देनजर रखकर इसको आगे बढ़ाने की कोशिश करें।